प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर क्या भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं? भारतीय राजनीति के चाणक्य कोई बीजेपी का एजेंट कहता है। जो जी है देखिए वो बीजेपी के एजेंट है। कोई कांग्रेस का सपोर्टर बताता है। बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दी। तो कोई ब्लैकमेलर कहता है। दुनिया को ठगा इतना ब्लैकमेलर और इतना कौन दुनिया का कुकर्म ये नहीं कर। क्या है असली कहानी, क्या है असली सच, आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। प्रशांत किशोर साल 1977 में बिहार के रोहतास जिले के कोनार में पैदा हुए। एक साधारण परिवार का लड़का जिसके पिता श्रीकांत पांडे और पत्नी जाहवी दास एक डॉक्टर हैं। बिहार के बक्सर जिले के स्कूल में पढ़ने वाला ये बच्चा शायद नहीं जानता था कि एक दिन देश के सबसे बड़े नेताओं तक उसकी स्ट्रेटेजी पहुंचेगी। लेकिन इनके जीवन की जड़ें जितनी साधारण थी, इनका संघर्ष उतना ही बड़ा था। पीके की आगे की पढ़ाई का दौर बिल्कुल सीधा नहीं रहा। बचपन में पीके की रुचि उतनी नहीं थी पढ़ाई में जितनी कि लोगों को समझने में, क्योंकि पटना साइंस कॉलेज से 12th करने के बाद 3 साल का गैप और लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का गैप रहा। इन सब में कई बार पढ़ाई बीच में रुकती रही, लेकिन इन सब रुकावटों में भविष्य की कहानी छिपी थी। इन तमाम अनुभव ने पीके को एहसास दिलाया कि असली बदलाव की कहानी किताब के पन्नों में नहीं बल्कि जमीन के धूलों में लिखी जाती है। महान कहानियों की एक खास बात होती है कि वे तय रास्तों पर नहीं चलते बल्कि नया रास्ता खुद बनाते हैं। पीके का सफर भी कुछ ऐसा ही था। साल 2000 में पीके का जीवन अचानक अंतर्राष्ट्रीय दिशा पकड़ता है। वे यूनाइटेड नेशन के हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और यहीं से शुरू होता है वो ट्रेनिंग जो बाद में उनकी चुनावी स्ट्रेटेजी की रीढ़ बनती है। उनकी पहली पोस्टिंग हैदराबाद में हुआ ताकि वो हेल्थ प्रोग्राम पर काम करे, डाटा एनालाइज करे और लोगों तक संदेश पहुँचाए। दूसरी पोस्टिंग बिहार में हुई जब राबड़ी देवी की सरकार का दौर था। उस वक्त बिहार में पोलियो की चुनौती बहुत बड़ी थी जिस पर पीके और उसकी टीम ने काम किया। उनकी तीसरी पोस्टिंग दिल्ली में हुई। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का रास्ता खुला और वे आगे अमेरिका में यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर पहुंच गए। इसके बाद उसकी चौथी पोस्टिंग अफ्रीका में हुई जहां हेल्थ मिशन पर काम किए और लोगों से सीधे मुलाकातें की। ये एक बड़ी सीख थी कि कैसे संदेश को घर घर पहुंचाया जाता है, कैसे लोगों का व्यवहार बदलता है, कैसे लोगों का भरोसा जीता जाता है। इसी दौर में उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीख लिया। Je suis originaire d'Inde et je veux aller en France. Et je veux d'apprendre de l'habitat. अफ्रीका ने उन्हें वो दिया जो किताबों में कभी नहीं मिलता, लोगों के दिलों को पढ़ने का विज्ञान। और यही विज्ञान बाद में भारत में डेटा पॉलिटिक्स में क्रांति लाने वाला था। 2011 में प्रशांत किशोर भारत लौटते हैं। जैसे कभी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और देश की राजनीति में एक नई धारा लेकर आए, वैसे ही पीके की वापसी भी अपने आप में एक नया मोड़, नई संभावना लेकर आती है। एक और गांधी की वापसी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई दिशा दी, तो वही पीके की वापसी भारतीय चुनावी राजनीति को एक नया फ्रेम देती है। पीके के सामने उभर कर आता है बिल्कुल एक नया मौका, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी स्ट्रेटेजी तैयार करने का। लेकिन पीके के काम करने का तरीका सभी को चौंकाने वाला था। जो चुनाव पहले धर्म, जाति, परंपरागत सोच के आधार पर लड़े जाते थे, पीके ने उन्हें डेटा, फैक्ट, तकनीकी और ग्राउंड लेवल रिसर्च पर आधारित नए मॉडल में बदल दिया, जिसमें उन्होंने कई नई तरीके अपनाए, जैसे सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल जिसने अभियान को डिजिटल लहर बना दिया, होलोग्राम टेक्नोलॉजी जिसमें नेता एक साथ कई जगह पर मौजूद दिखते थे, साथ में मैसेजिंग स्क्रिप्टिंग कल्चर भी शुरू किया कि मंच पर कौन नेता क्या बोलेगा ये पूरा मैसेज डिजाइन करते थे। इन्होंने डोर टू डोर माइक्रो सर्वे किया जिसमें हर मोहल्ले का मूड, मुद्दा, भावना, जन भावना सभी का एक डेटा तैयार किया और साथ में इन्होंने अपना एक वॉर रूम भी बनाया जिसमें 24/7 मॉनिटरिंग करना, ताजा फीडबैक लेना और रियल टाइम ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त करना शामिल था। ये सब तरीके उस समय की राजनीति में लगभग अनसुने थे और इन सब तरीके ने 2012 के गुजरात चुनाव ने ऐतिहासिक सफलता दिलाई, जिसमें बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में 182 में से 115 सीटें जीती और तीसरी बात नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने। अब आता है 2014 का लोकसभा चुनाव। ये सिर्फ चुनाव नहीं था बल्कि भारतीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत थी। अब पीके और उसकी टीम ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कैग बनाया जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टूल्स जोड़े, जैसे चाय पर चर्चा, चाय की चर्चा के कार्यक्रम आया हूँ, 3D होलोग्राम रैलियां, सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी, माइक्रो टारगेटिंग एंड विलेज लेवल का डेटा मॉडल तैयार करना। 2014 की जीत ने न सिर्फ सरकार बनाई, न सिर्फ नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, बल्कि भारतीय राजनीति को आधुनिक युग का चाणक्य मिल चुका था।
अब शुरू होता है 2015 से 2021 का सफर, जो प्रशांत किशोर के जीवन का सबसे गोल्डन पीरियड था। कैग की सफलता के बाद इन्होंने IPAC बनाया, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, जिससे 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के महागठबंधन को बड़ी और निर्णायक जीत मिली। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब में शानदार जीत मिली। मुबारक देता हूँ और मुबारक देता हूँ उनको जो हमारे कैंडिडेट जीते हैं। 2019 के आंध्र प्रदेश चुनाव में YS जगनमोहन रेड्डी को भारी बहुमत मिला। 2020 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के फिर से सीएम बने। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। 2021 में ममता बनर्जी ने बंगाल में सत्ता की वापसी की। ईश्वर नामे शपथ करितेछि। यहीं तक नहीं, तमिलनाडु में MK स्टालिन की DMK ने भी मजबूत जीत हासिल की। इन 6 अलग अलग राज्य, 6 अलग अलग नेता, 6 अलग अलग चुनौतियां, लेकिन इन सभी चुनावों की रणनीति के पीछे बस एक ही दिमाग काम कर रहा था, प्रशांत किशोर। लेकिन इन सब के दौरान एक काला धब्बा भी लगा, जब 2017 के यूपी चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार मिली। ये हार सिर्फ कांग्रेस की नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की थी, क्योंकि हर स्ट्रेटेजिस्ट के क्षमता की एक सीमा होती है। यूपी ने पीके को वो सबक दिया जिसने उसके जीवन की धारा को ही बदल दिया। उसी राह पे 2018 में नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को जदयू का वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, लेकिन वक्त ने करवट ली और आगे पीके ने CAA और NRC का खुलकर विरोध किया। सबसे पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि CAA ठीक है, मैंने ये कहा है कि CAA विथ NRC is far more deadly and discriminatory. For Government of India to do NRC, they can't do it without the cooperation of state governments. वे मुख्यमंत्री से अपील करते रहे कि NRC लागू ना करे, क्योंकि यह कदम पार्टी लाइन से बिल्कुल विपरीत था। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि 29 जनवरी 2020 को जदयू से पीके को टर्मिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल टर्मिनेशन नहीं था, बल्कि पीके के अपने सिद्धांतों पे खड़े होने का एक प्रमाण था। 2021 में पीके ने निर्णय लिया कि अब वे किसी भी नेता के लिए स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। वे सिर्फ बिहार के लिए काम करेंगे और इसी संकल्प के साथ शुरू हुआ एक बड़ा अभियान, जन स्वराज। उनके लिए ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये बिहार की राजनीति की नींव को बदलने का प्रयास है। पीके की पद यात्रा ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया। इस दौरान सैकड़ों पंचायतों की धूल, लाखों लोगों की आवाजें उनसे जुड़ती चली गई। लोग कहते हैं कि उनकी ये जन यात्रा उसी भावना को दोहराती दिखी जैसे महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह में इस देश को कदम से कदम जोड़ा था। और उन्होंने 2 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक रूप से जन स्वराज राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बिहार में राजनीति का मॉडल बदलना है, राजनीति करना नहीं। पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी और पलायन। दूसरी सबसे बड़ी हम लोग का जो विषय है वो है शिक्षा, और तीसरा है यहाँ का फैला हुआ भ्रष्टाचार। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, प्रशांत किशोर का सफर अभी जारी है। ये सवाल आपके लिए है, क्या प्रशांत किशोर सच में आधुनिक भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं? क्या प्रशांत किशोर नेक्स्ट CM ऑफ बिहार बन पाएंगे? क्या जन स्वराज सच में बिहार की राजनीति का चेहरा बदल सकता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।